आज के दिन हम सब जानते हैं कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में मोस्टली हर वक्त जंग चल रही होती है। लेकिन एक चीज़ जो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ, मतलब ये सदियों पुरानी जंग किसने शुरू की और कैसे शुरू की। और सबसे बेसिक सवाल ये है कि इसराइल आखिर बना ही क्यों और कैसे बना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बात है 1800s की, जब यहूदी लोगों ने मिलकर अपने लिए एक अलग मुल्क बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की नेम्ड ज़ायोनिज़्म और अपने लिए एक अलग मुल्क बनाने की डिमांड की। उस वक्त जो भी यहूदी इस दुनिया पर मौजूद थे वो एक जगह पर नहीं रहते थे, वो पूरे मैप पर बिखरे हुए थे। थोड़े से यहाँ पर रहते थे, थोड़े से वहाँ पर, वो सारे एक जगह पर मिलकर नहीं रहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने लिए एक मुल्क बनाने का फैसला किया तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही जगह आई, पैलेस्टाइन। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। तो जूइश लोग धीरे धीरे पैलेस्टाइन में शिफ्ट होने लगे और वहाँ पर अरब लोगों से ज़मीन खरीद कर रहने लगे और धीरे धीरे पैलेस्टाइन में यहूदियों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। लेकिन इसके बाद यूरोप में वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाता है और ज़ायोनिज़्म पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लग जाती है। लेकिन जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई तो ऑटोमन एम्पायर भी ख़त्म हो गया और पैलेस्टाइन ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ गया। अभी इस सब में प्रॉब्लम यह थी कि 1917 में ब्रिटिश ने बेल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों को ये प्रॉमिस किया था कि उन्हें वॉर ख़त्म होने के बाद पैलेस्टाइन में अपना एक अलग मुल्क दिया जाएगा। और अब पैलेस्टाइन ब्रिटेन के अंडर था तो ब्रिटेन को यहूदियों को अपना अलग मुल्क देना था। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया तो यहूदी लोग जो थे वो ब्रिटेन से थोड़ा बहुत नाराज़ थे। और इससे पहले कि ब्रिटेन उन्हें एक अलग मुल्क दे पाता, हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। बेसिकली वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया और ब्रिटेन का पूरा ध्यान इस वॉर पर चला गया। हिटलर के बारे में हम ये सब जानते हैं कि उसके रजीम के दौरान 6 मिलियन यहूदियों की जान ली गई, जिसकी वजह से यूरोप के ज़्यादातर यहूदी जो बच गए थे वो पैलेस्टाइन की तरफ भाग आए। और वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होते होते अराउंड 7 लाख यहूदी पैलेस्टाइन में आ चुके थे और अब वो एक नए मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। और 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। ब्रिटिश लोग इंडिया को छोड़कर जाने वाले थे और उन्होंने फैसला किया था कि पैलेस्टाइन को भी छोड़ दिया जाएगा। अब 1947 में पैलेस्टाइन को ऐसे ही छोड़ देना आसानी से जंग करवा सकता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहूदी रहते थे और ब्रिटेन ने सोचा कि अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये अरब और यहूदी लोग एक ही ज़मीन पर लड़ मरेंगे। और इसके अलावा ब्रिटिश ने यहूदियों से वादा भी कर रखा था कि उन्हें अपना मुल्क दिया जाएगा। तो जाते जाते ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशंस ने एक नया मुल्क बना दिया नेम्ड इसराइल, जो सिर्फ यहूदियों के लिए था। लेकिन इस सब में प्रॉब्लम यह थी कि ये अरब और पैलेस्टाइन के लोगों को पूछे बिना ही ये फैसला कर दिया गया था। और ऑब्वियस ही बात है कि उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। और इसराइल के बनने के सिर्फ एक दिन बाद लेबनान, सीरिया, इजिप्ट और इराक ने इसराइल पर हमला कर दिया। लेकिन सरप्राइजिंगली इसराइल इस वॉर को जीत गई और इस वॉर के नतीजे में बचे कुछ पैलेस्टाइन पर भी कब्जा किया गया। अब जो थोड़ा सा हिस्सा पैलेस्टाइन का बचा था वो था गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। वॉर के बाद गाजा पर इजिप्ट का कब्जा था और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का। पैलेस्टीनियंस को ना अपना मुल्क मिला ना अपनी आज़ादी, उन्हें सिर्फ रेफ्यूजी कैंप्स में रेफ्यूज बना के रखा गया। 60 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी लोग अपने घरों से निकाले गए और दुनिया भर के कैंप्स में भटक रहे थे, बेघर और बेबस। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। पैलेस्टीनियंस ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर डेकेड में अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन हर दफ़ा उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। साल 1961 में फिर से एक बड़ी वॉर हुई नोन एज दी 6 डे वॉर। और इस बार इसराइल ने और ज़्यादा ज़मीन ले ली। पैलेस्टाइन का वो छोटा सा बचा हुआ हिस्सा भी अब इसराइल के अंडर था और वहाँ भी इसराइल के लोग आकर रहने लगे। लेकिन इसके बाद पैलेस्टाइन में अपराइजिंग्स शुरू हुई। 1987 में पैलेस्टीनियंस ने पहली दफ़ा फुल रेजिस्टेंस दिखाया। इन अपराइजिंग्स में लोगों ने पत्थर उठाकर इसराइली आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड साइन हुई। एक पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को थोड़ा बहुत कंट्रोल दिया गया। लेकिन ये पीस का जो प्रोसेस था ये ज़्यादा देर तक चला नहीं और साल 2000 में दोबारा से अपराइजिंग शुरू हुए। अब गाज़ा में हमास पावरफुल बन गया था और उन्होंने 2006 के इलेक्शंस जीत लिए। इसराइल ने 2005 में गाज़ा से अपनी आर्मी हटा ली, लेकिन ब्लॉकेड्स और एयर स्ट्राइक्स कभी भी नहीं रुकी। गाज़ा को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है, जहां बिजली, पानी, दवाई सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है।
हर कुछ साल बाद गाजा और इसराइल के बीच में वॉर होती है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, मोस्टली सिविलियंस। और वेस्ट बैंक में भी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर नहीं है, वहाँ भी चेक पॉइंट्स, सेटलमेंट्स और मिलिट्री प्रेजेंस अभी भी मौजूद है। इसराइल टेक्निकली हर एक जगह पर कंट्रोल करता है, इवन एयर स्पेस, बॉर्डर्स और ट्रेड पर भी इसराइल का कंट्रोल है। पैलेस्टीन लोगों के पास पासपोर्ट रखने का हक नहीं है, फ्रीली ट्रेवल नहीं कर सकते और अपना फ्यूचर तक डिसाइड नहीं कर सकते। वेस्ट बैंक के लोग गाजा में नहीं जा सकते और गाजा के लोग कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कभी रुकेगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, क्योंकि इसराइल को हर वक्त मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बनाकर रखना होता है और उसको अपना दबदबा दिखाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका नजर आता है, जो हम सब जानते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।